दोस्तों यूएसए ने जहां पर झंडा गाड़ दिया उसको लगता है वो प्रॉपर्टी उसकी हो गई है। मुझे एक फिल्म का सीन याद आ रहा है जिसमें बस में चढ़ने के लिए बहुत भीड़ भाड़ होती है। एक इंसान क्या करता है, खिड़की से अपना रुमाल उस सीट के ऊपर डाल देता है और आराम से बाहर टहलता है। वो घूमता रहता है बाहर और जैसे ही सब लोग बैठ जाते हैं लास्ट में वो आता है और उसको लगता है कि मैंने जिस सीट के ऊपर रुमाल डाला था वो सीट मेरी हो चुकी है। फिर बाद में और लोग ये कहते हैं कि आज अगर तुमने रुमाल डाला है तो सभी लोगों को फिर रुमाल डाल देना चाहिए था, फिर बस में कोई चढ़ता ही नहीं, भीड़ भाड़ ही नहीं होती। और फिर उस रुमाल को वहां से हटा दिया जाता है और वहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, जिद बहस शुरू हो जाती है क्योंकि उस सीट पर कोई बैठ चुका है और वो उठने का नाम नहीं लेता है और जिसने रुमाल डाला है वो कहता है कि ये सीट तो मेरी है। चलिए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना रुमाल डाल दिया है, अपना झंडा गाड़ दिया है ग्रीनलैंड के ऊपर और ग्रीनलैंड ये कहता है कि भाई हमारे भी तो कोई अधिकार हैं, हमारे भी तो कोई राइट्स हैं। जब आप लोग मानवता की रक्षा करने वाला देश अपने आप को मानते हैं तो यहां पर भी 57,000 लोग रहते हैं, उनका क्या होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ग्रीनलैंड आखिरकार प्रॉपर्टी किसकी है। यूएस ने अपना झंडा वहां पर गाड़ दिया है और वो कहता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी हो चुकी है। उसके कई बहाने सामने हैं। उसको ये लगता है कि चाइना का इन्फ्लुएंस, चाइना की वॉरशिप्स यहां पर आती हैं जो कि कल को यूएसए के ऊपर अटैक कर सकती हैं। यह भी एक कंसर्न है कि पुतिन जो है वो अपने रिसर्च सेंटर कहीं ना कहीं ग्रीनलैंड की मदद से चला रहे हैं, अमेरिका को यह लगता है। कई बार यह भी होता है कि आपको जिस डायरेक्शन में मोड़ना होता है उस डायरेक्शन में मोड़ दिया जाता है, जबकि एक्चुअल में वो डायरेक्शन होती ही नहीं है। मैंने कई बार ये सुना है, जैसे आप मान के चलिए कि दो दुश्मन देश लड़ रहे हैं, हमला हो रहा है और हमले के अंदर एक बम ब्लास्ट जो है वो एक सुनसान इलाके में कर दिया गया ताकि सभी का ध्यान उस तरफ चला जाए कि देखो वहां पर बम ब्लास्ट हुआ है और फिर इस तरफ से अटैक कर दिया जाए सेकंड फ्रंट से। अमेरिका ऐसे ही करने वाला है। अमेरिका के पास में जो बहाना आज है कि चाइना और रशिया का इन्फ्लुएंस यहां पर ज्यादा हो चुका है, इसलिए यूएसए यहां पर आना चाहता है। तो ट्रंप वार्न्स ऑफ चाइना वॉरशिप नियर ग्रीनलैंड, इसको वॉर करने वाले। लेकिन एक्चुअल में बात क्या है, देखिए तीन कंसर्न हमारे पास में है। पहला तो कंसर्न ये है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार क्यों इतना एग्रेसिव हो चुके हैं ग्रीनलैंड को लेने के लिए। पहला कंसर्न ये है, क्या वाकई में चाइना और रशिया का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ चुका है कि दोनों मिलकर यूएसए को कहीं ना कहीं डिफेंड कर सकते हैं। या फिर तीसरा कंसर्न यह है कि कोई प्राइवेट इंटरेस्ट है, प्राइवेट मोटिव है जो कि आज यूएसए को इतना एग्रेसिवली आगे लेकर आ रहा है। अमेरिका क्यों कंट्रोल करना चाहता है ग्रीनलैंड के ऊपर। पहले मैं आप लोगों को ग्रीनलैंड के बारे में बताता हूं। देखिए एक्चुअली में ग्रीनलैंड जो था उसके ऊपर कई बार रेफरेंडम हो चुके हैं। वहां के लोगों से पूछा भी जा चुका है कि बताइए भाई, डेनमार्क का आपके ऊपर एक पॉलिटिकल यहां पर अधिकार है, राइट है, तो क्या आप इस बात से खुश हैं। वहां के रेफरेंडम के अंदर हर बार एक ही रिजल्ट निकल के आया कि हम डेनमार्क के साथ में खुश हैं, हमको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है, 1721 से बात चली हुई आ रही है। डेनमार्क पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है। यूएसए को ये लगने लगा कि ग्लोबल वार्मिंग हमने बढ़ाई, CO2 का लेवल हमने बढ़ा दिया है, जिसके कारण आर्कटिक की जो आइस है, बर्फ है, ग्लेशियर्स हैं, वो पिघलने लगे हैं और पिघलने से नए नए जो पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, उनके रास्ते खुलने लगे हैं और उनमें से ग्रीनलैंड एक है। और ग्रीनलैंड की जो कैपिटल है नुक, उस कैपिटल के ऊपर अमेरिका का एक रिसर्च स्टेशन भी मौजूद है। अमेरिका यह चाहता है कि मैं अपने रिसर्च एनालिस्ट और साथी के अंदर जो हमारे जासूस है लगभग 10,000 के आसपास, उनको मैं वहां पर रखूंगा, महफूज रखूंगा आर्कटिक के ऊपर या फिर ग्रीनलैंड के ऊपर, और हम लोग अपनी रिसर्च को करते रहेंगे। मैंने कई बार कहा है कि एस्किमो वगैरह का नाम सुना होगा, वो कहां से आते हैं, वो वहीं से आते हैं। अब बात यह है कि अगर डेनमार्क को कहीं से सुरक्षा मिलती है तो वो नाटो से मिलती है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फॉर्मेशन 1949 के अंदर किया गया था। नाटो के जो मेंबरिंग कंट्रीज हैं वो सब मिलकर अपने डिफेंस बजट का 2% खर्च करते हैं नाटो के ऊपर।
ताकि नाटो अपनी सेनाएं चला सके। और इसीलिए डेनमार्क को सुरक्षा का वादा करता है नाटो। और नाटो के अंदर नाटो का जो चीफ है वो है अमेरिका। अब अमेरिका ने यह कहा है कि ग्रीनलैंड अगर हमको नहीं दिया तो हम लोग उस पर हमला करके ग्रीनलैंड को ले लेंगे। डेनमार्क ये कहता है कि भाई हमारा अधिकार, पॉलिटिकल अधिकार, राइट वहां पर है। अगर आपने डेनमार्क के ऊपर हमला किया, इसको हम लोग समझेंगे, मतलब ग्रीनलैंड के ऊपर हमला किया, हम लोग इसको ये समझेंगे कि आपने डेनमार्क के ऊपर हमला कर दिया है। और एक नाटो कंट्री जब दूसरे नाटो कंट्री के ऊपर हमला करेगा तो इसको हम लोग क्या समझे? भाई जो सुरक्षा देने वाला है वही हमला करने वाला बन चुका है। तो क्या बाकी नाटो कंट्रीज मिलकर अमेरिका के ऊपर हमला कर दे, या फिर जो बाकी नाटो कंट्रीज हैं वो अमेरिका के फेवर में आए और ग्रीनलैंड के ऊपर, डेनमार्क के ऊपर अटैक कर दे? तो इस पर एक यूरोपियन कंट्री ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है और वो है फ्रांस। फ्रांस ने कहा कि हम नाटो मेंबर कंट्री डेनमार्क के साथ में हैं, डेनमार्क के साथ में भी हैं और यूक्रेन के साथ में भी हैं। अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है फ्रांस ने। इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि भाई हम जो है वो किसके साथ में हैं? डेनमार्क के साथ में हैं। धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज का यही स्टैंड बढ़ता हुआ चला जाएगा और आज फ्रांस अकेला है, कल कई सारे देश मिलकर डेनमार्क को समर्थन देंगे और अमेरिका के अपोजिशन में आके खड़े हो जाएंगे वो। और जब ये सब अमेरिका के अपोजिशन के अंदर जाकर खड़े होंगे, डेनमार्क के साथ में होंगे, तो रशिया और चाइना को कोई गुरेज नहीं होगा इनका साथ देने के अंदर। फिर अमेरिका अलग थलग पड़ेगा, फिर वो झटपटाएगा। खैर दोस्तों, आप लोगों के लिए हमारे जो कोर्सेज हैं फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है। जैसे अगर आप 100 डेज का हार्ड चैलेंज लेते हैं या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज लेते हैं, 75 डेज का भी हार्ड चैलेंज लेते हैं, तो उस पर डिस्काउंट चल रहा है। चैलेंज कूपन कोड आप लोग को यूज करना है जिससे आपको डिस्काउंट प्राइस में ये मिल जाएगा। मेरा ये पर्सनल एक अनुभव है कि जिसने चुनौती, चैलेंज जो होता है, इसको स्वीकार किया है, हमेशा अपॉर्चुनिटी उसका इंतजार करती है। तो अगर आप इस चैलेंज को लेंगे कि 100 डेज तक अपने फोकस और कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए, अपने टारगेट को हासिल करने के लिए पोर्नोग्राफिक कंटेंट को आप तौबा करेंगे, तो मैं आप लोगों को वो टेक्निक्स जो है वो बता रहा हूं कि जिससे आप लोग इससे दूर हट सकते हैं। तो आप डिस्काउंट का जरूर फायदा लीजिएगा, ठीक है। अब एक्चुअली में क्या है कि 6 मिलियन, अ नेशन ऑफ 6 मिलियन, देखिए डेनमार्क के अंदर लगभग 60 लाख लोग रहते हैं। उनमें से 57,000 जो लोग हैं, 57,000 वो वहां पर कहां पर हैं? वो है ग्रीनलैंड के अंदर। अब ग्रीनलैंड के अंदर यानी कि डेनमार्क जो है, हाउ स्ट्रांग इज डेनमार्क मिलिट्री, कितनी स्ट्रांग है? देखिए एक्चुअली में क्या है कि डेनमार्क जो है वो रिलाइज हैविली ऑन नाटो सिक्योरिटी। पूरा का पूरा डिपेंड किसके ऊपर है? नाटो के ऊपर डिपेंड है। और ये जो 6 मिलियन पीपल है, इसमें से 16,600 लोग जो कि एम्प्लॉई हैं मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, मतलब बहुत कम रेशो हुआ, क्योंकि उनको लगता था कि यार नाटो कंट्रीज हमारी हेल्प करने वाली है, तो हमको किस बात की जरूरत है अपनी सेना बनाने की। जैसे भूटान आज अपनी सेना नहीं बनाता है क्योंकि उसको पता है यार इंडिया हमारी हेल्प करेगा। वैसे ही डेनमार्क और अदर कंट्रीज भी इसी विश्वास के अंदर हैं कि यार नाटो कंट्रीज हमको क्या करेंगी? बहुत हेल्प करेंगी। इसीलिए एक पिट फिक एयरबेस जो है वो भी बनाया हुआ है, कहां पर? ग्रीनलैंड के अंदर, जो कि यूएसए का एक बेस है। मैं भी आगे आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगा तो पूरा समझाऊंगा कि कौन लोग वहां पर रहते हैं जो कि यूएस की सिक्योरिटी को कंट्रोल करते हैं। दूसरा, वाई द आइलैंड मैटर्स टू वॉशिंगटन, आखिरकार इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? पहला, अमेरिका को चाहिए अपना एक नेवल गेटवे, क्योंकि आर्कटिक जो ओशियन है, आर्कटिक ओशियन से रशिया के अंदर खास तौर पर उनको नेवल गेटवे चाहिए जहां से उनके शिप जो है वो आसानी से गुजर सके। दूसरा, उनको मिनरल्स भी चाहिए, रेयर अर्थ मिनरल्स। आज सिल्वर के दाम इतने क्यों बढ़ गए हैं, चांदी के दाम इतने क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन, उसकी अहमियत ज्यादा बढ़ चुकी है। आज सिल्वर ज्यादा यूज आता है बैटरीज के अंदर, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के अंदर वो यूज आ रहा है। कहते हैं कि एक दिन तो गधे के भी दिन बदलते हैं। चांदी ने अपना कमाल दिखाया, उसके आज प्राइस देख लीजिए आप। वैसे ही अमेरिका को लगता है कि रेयर अर्थ मिनरल्स, जिसके बदौलत चाइना बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है रेयर अर्थ मिनरल्स के, अमेरिका ये चाहता है कि चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको खत्म करे और अमेरिका खुद रेयर अर्थ मिनरल्स का माइनिंग करे। इसीलिए आज वो चाहता है कि ग्रीनलैंड उसके कंट्रोल में आए, ताकि जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उसको वो क्या कर सके? माइन कर सके वहां तक। तो नेवल एक्सेस पहला, और दूसरा उसको चाहिए ग्रीनलैंड से रेयर अर्थ मिनरल्स। तो ग्रीनलैंड आप देखेंगे रशिया के काफी नजदीक है वो, है ना?
हमको लगता है, जब हम लोग रेक्टेंगुलर मैप को देखते हैं तो हमको लगता है कि यार ग्रीनलैंड यहां पर है, रशिया यहां पर है, लेकिन ये बहुत नजदीक है। तो ये एक्सेस जो है वो किसको चाहिए? वो चाहिए यूएसए को। दूसरा इंटरेस्ट ये है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस वहां पर अवेलेबल है, ऑयल एंड नेचुरल गैस अवेलेबल है, तो वो ग्रीनलैंड को क्यों ना होल्ड करना चाहेगा फॉर दिस रेयर अर्थ मिनरल्स एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो जिस कंसर्न को हम लोग स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, कि आखिरकार अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है, तो वो स्टैंड जो है वो धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, वो क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। आर्कटिक शिपिंग रूट जो है वो भी अमेरिका को मिलेगा, क्योंकि ग्रीनलैंड से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पैसेज जो है वो बना हुआ है इजीली वहां से। अब देखिए, ग्रीनलैंड हम मानते हैं कि बर्फ से ढका हुआ है ना, लेकिन धीरे धीरे वहां के जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं और एक एक्सेस मिल रहा है। अब बात करते हैं इसकी। पिटफिक एक स्पेस बेस है अमेरिका का वहां पर, और वहां पर मिसाइल्स की कंट्रोलिंग और साथ में रिसर्च की विंग जो है अमेरिका ने तैनात की हुई है, और ये बहुत पहले से है, आज की कोई नई बात नहीं है। इसमें ग्रीनलैंड की सफाई ये है कि यार देखो कि रशिया और चाइना की जहां तक बात है तो उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है, ना तो रशियन ना फिर चाइनीज शिप्स यहां पर आते हैं। हां, यह हो सकता है कि यहां से कुछ माइल्स दूर यहां पर रशिया अपने रिसर्च सेंटर को कंट्रोल करता होगा, हमको मतलब नहीं है, लेकिन ग्रीनलैंड के ऊपर कोई भी एक्सेस रशिया और चाइना का नहीं है। यह केवल बेवकूफ बनाने वाली बात है जनता को कि चाइना और रशिया का इन्फ्लुएंस है इसलिए अमेरिका आ रहा है। यह बेवकूफ बनाना छोड़ दो, यह डेनमार्क ने कहा। यह मिसकंसेप्शन है, मिस इंफॉर्मेशन है जो कि अमेरिका वहां पर फैला रहा है। अमेरिका खुद जो है वो कंट्रोल करना चाहता है ताकि वो अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को वहां पर पहुंचाए, रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग करे। इसीलिए डेनमार्क का से वहां से अधिकार हटाकर यूएसए वहां पर क्या करना चाहता है? अपने आप को तैनात करना चाहता है। यह है उसका असली इंटरेस्ट। अब जो स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन बताए वो क्लियर हो चुके होंगे कि आपके कि आखिरकार क्या वाकई में वो चाइना और रशिया के इन्फ्लुएंस को करने के लिए आया है? खत्म नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि डेनमार्क ने खुद ने कहा कि यार यहां पे तो आते ही नहीं है, इधर से कोई लेना देना नहीं है। कभी आए होंगे तो रिसर्च के लिए आए होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप का जो वायरस फैला हुआ है ये ज्यादा ही कुछ एग्रेसिव हो रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं वहां पर। लेकिन वॉशिंगटन भी नर्वस है थोड़ा सा कि अगर यार ज्यादा ही हम लोग एग्रेसिव तरीके से आए तो नाटो कंट्रीज मिलकर हमारे ऊपर भी तो हमला कर सकती हैं। ये नर्वस का कारण है। अब अमेरिका इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर रहा है? टैरिफ की धमकी दे रहा है। यूरोपियन कंट्रीज को टैरिफ की धमकी दे रहा है कि हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे। तो यूरोपियन कंट्रीज में से पहला फ्रांस ने क्लियर कर दिया है, इमानुएल मैक्रोन ने, कि यह धमकी वमकी का सिस्टम जो है हमारे यहां पर नहीं चलेगा। तुम इस तलवार को अपने पास में रखो, इस गोपनीय हथियार को अपने पास में रखो। टैरिफ 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 को चिल्लाते बहुत दिन हो चुके हैं, अब तुम्हारी गणित यहां पर नहीं चलने वाली है। ये क्लियर कर दिया है। इसका मतलब है कि अगर फ्रांस ने आवाज उठा दी है, इसका मतलब है कि यूरोपियन कंट्रीज भी धीरे धीरे अब आवाज उठाएंगी और वो अमेरिका का साथ नहीं देंगी। अब अमेरिका को लगता है कि यार हम तो अलग थलग पड़ जाएंगे, है ना। तो अमेरिका अभी ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर है। रुक जाइए, 2026 बीतने दीजिए, 27 बीतने दीजिए, फिर डोनाल्ड ट्रंप को ये लगने लगा कि यार अब तो मेरा शासन जाने वाला है, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो बात यह है कि टैरिफ वैरिफ सब ये खेल है, नाटक है और कुछ भी नहीं है। केवल इंडिया को डराने के लिए भी है कि यार रशिया से ऑयल को इंपोर्ट मत करो, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाएंगे। हमने वेनेजुएला के ऊपर यूं ही थोड़ी कब्जा किया है, हम वहां से तेल निकालेंगे, तुमको बेचेंगे, तुम रुक जाओ थोड़े दिन, है ना। इस तरीके से दोस्तों आप लोग डीप वर्क इस कोर्स से आप में जरूर जुड़िएगा। मैंने वो टेक्निक्स बताई हैं जिनको अपनाकर आप अपने वर्क के अंदर काफी एफिशिएंसी क्रिएट कर सकते हैं, रिजल्ट्स को हासिल कर सकते हैं। अभी डिस्काउंट चल रहा है हमारा 100 डेज हार्ड चैलेंज और 75 डेज हार्ड चैलेंज पर, आप लोग जरूर अवेल कीजिएगा। मैंने इस चैलेंज को 3 लेवल के अंदर कंप्लीट करवाया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। आप जरूर इसको देखिएगा। मैंने टेक्निक्स बताई हैं और लाइव सेशंस मेरे हुए हैं, ऐसे नहीं कि मैंने रिकॉर्डेड दिए हैं, नहीं, मैंने 175 दिनों तक लाइव क्लासेस दी हैं, उन टेक्निक्स को समझाया। आप जरूर इसको अवेल कीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। चैलेंज कूपन कोड यूज करना है दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, जरूर यूज कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।